डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने समरूप आवेशित अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक पढ़ा था और उस पर आधारित एक क्वेश्चन भी अपन ने किया था। आज की क्लास में है समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अचालक अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे। इसमें पहला बिंदु है विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा। चित्रानुसार समरूप आवेशित अनंत विस्तार की अचालक परत का एक भाग ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, जिसके एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व का मान सिग्मा है। एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व का मान सिग्मा है। ये भाग ऐसे बोर्ड के तल के लंबवत स्थित है। परत से लंबवत दूरी स्मॉल r पर प्रेक्षण बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु P के सम्मुख बिंदु O को निर्देश बिंदु मानकर इसके दोनों ओर समान दूरी पर समान क्षेत्रफल की दो अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं। दोनों अल्पांशों पर आवेश, इस पर आवेश का मान सिग्मा A1 और इस पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा A2। दोनों आवेश बराबर होंगे क्योंकि A1 बराबर क्या है, A2, तो दोनों अल्पांशों पर आवेश का मान समान होगा। दोनों अल्पांशों के कारण प्रेक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होता है, लेकिन दिशा A1P तथा A2P के अनुदिश होती है। इसकी दिशा A1P और इसकी दिशा A2P के अनुदिश होती है, क्योंकि आप जानते हैं सूक्ष्म क्षेत्र में आवेश विद्यमान होता है तो उसे बिंदुवत आवेश कहते हैं, और बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला KQ/R²। दोनों अल्पांशों पर आवेश का मान समान हो गया और दोनों अल्पांशों की से बिंदु P की दूरी समान हो गई। A1P बराबर A2P, और A1P बराबर A2P भी क्यों हो गया, क्योंकि ये दूरी इस दूरी के बराबर है। ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है और यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे तो A1P A2P के बराबर होगा। इसलिए दूरी और आवेश दोनों के मान समान है और K एक नियत राशि है। इसलिए बिंदु P पर दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होता है, लेकिन दिशा A1P तथा A2P के अनुदिश होती है। दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को OP के अनुदिश तथा OP के लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं। OP के अनुदिश तथा OP के लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं। माना कि ये कोण अल्फा है, तो निश्चित तौर पर ये कोण अल्फा होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है। ये कोण अल्फा है तो ये कोण अल्फा होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है।
ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। इस डी के कितने घटक होंगे? 2। इससे इस पर लंब डालेंगे तो ये हो गया लंब, ये भुजा हो गए आधार, आधार के साथ क्या आएगा? कोस अल्फा, और घटक डी के तोड़ रहे हो तो डी ई कोस अल्फा। इसका ये घटक भी क्या आएगा? डी ई कोस अल्फा, और लंब के साथ क्या आएगा? साइन अल्फा। घटक डी ई के तोड़ रहे हो तो डी ई साइन अल्फा, और ये भी डी ई साइन अल्फा। चित्रानुसार स्पष्ट है कि लंबवत घटक परिमाण में समान, दिशा में विपरीत तथा संरेखीय होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जबकि ओपी के अनुदिश घटक परिमाण में समान, दिशा में समान तथा संरेखीय होने के कारण जुड़ जाते हैं, संरेखीय होने के कारण जुड़ जाते हैं। यही स्थिति प्रत्येक अल्पांश के लिए लागू होती है, इसलिए लंबवत घटक क्या होते चले जाएंगे? निरस्त होते चले जाएंगे, और ओपी के अनुदिश घटक जुड़ते चले जाएंगे। अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ओपी के अनुदिश, और ओपी किसके लंबवत है? परत के लंबवत। ओपी के अनुदिश होती है या परत के लंबवत होती है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेशित परत के लंबवत होती है। अब हमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। बी पॉइंट, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। विद्युत क्षेत्र का परिमाण। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए अपन गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और गाउसीय पृष्ठ आवेश वितरण के क्या होना चाहिए? सममित होना चाहिए। ये अचालक परत का एक भाग क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये परत ऐसे स्थित है बोर्ड के तल के लंबवत। अब इसके लिए एस अनुप्रस्थ काट तथा 2r लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये लंबाई कितनी हो गई? r, तो ये भी कितनी हो गई? r। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r लंबाई तथा एस अनुप्रस्थ काट, ये अनुप्रस्थ काट एस, तो ये भी एस, तो ये भी एस हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r, तो ये दूरी स्मॉल r, और स्मॉल r दूरी हो गई, अनुप्रस्थ काट एस हो गया। ये परत ऐसे स्थित है और ये बेलनाकार पृष्ठ है। r लंबाई का बेलनाकार पृष्ठ इस साइड हो गया, r लंबाई का बेलनाकार पृष्ठ इस साइड हो गया। यहाँ बिंदु को क्या हो गया? P हो गया, और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परत के लंबवत आ गई। यहाँ इधर बिंदु P लेंगे तो इधर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर आ गई। इस गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक दाईं ओर का वर्ताकार पृष्ठ S1, दूसरा बाईं ओर का वर्ताकार पृष्ठ S2, और तीसरा बेलनाकार भाग S3। तो ये हो गया S1, ये हो गया S2, और ये बेलनाकार भाग हो गया S3, बेलनाकार भाग S3। यहाँ पर E वेक्टर की डायरेक्शन यही आएगी, और ये आ गया ds वेक्टर, और उनके बीच में कोण थीटा का मान कितना हो गया? 90।
यहाँ अल्पांश ये S1 है, अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे तो उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत, ई वेक्टर भी पृष्ठ के लंबवत और ds वेक्टर भी पृष्ठ के लंबवत, इसका मतलब दिशा समान। यहाँ क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे उसकी दिशा भी पृष्ठ के लंबवत, ई वेक्टर भी पृष्ठ के लंबवत और ds वेक्टर भी पृष्ठ के लंबवत, इसका मतलब दोनों की दिशा क्या समान। यहाँ ये अपन चित्र बन गया, ये θ3 हो गया। अब गाउस नियम से, गाउस नियम से फाई ई बराबर समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। विद्युत फ्लक्स की परिभाषानुसार सरफेस इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इस बंद पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फाई ई इक्वल टू S1 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S2 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S3 ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये आ गया। यहाँ पर इन पर वर्त का चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि ये अब बंद पृष्ठ नहीं है, इसलिए फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1 ई ds cos θ1 प्लस S2 ई ds cos θ2 प्लस S3 सरफेस इंटीग्रेशन ई ds cos θ3। ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर ई ds cos θ, बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी cos θ। नाउ θ1 इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos θ1 इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1, θ2 इक्वल टू 0, cos θ2 इक्वल टू 1, θ3 इक्वल टू कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री। यहाँ θ1 दोनों समान दिशा में है तो 0, यहाँ θ2 भी ई वेक्टर और ds वेक्टर समान दिशा में है तो 0, और यहाँ ई वेक्टर और ds वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए θ3 की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, और 90 डिग्री हो गई तो cos θ3 cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1 ई ds प्लस S2 ई ds, और आगे वाला क्या हो गया 0 हो गया। फाई ई इक्वल टू आगे अपन क्या कर सकते हैं, ए को निकाल दिया बाहर, सरफेस इंटीग्रेशन S1 ds प्लस ई को बाहर निकाला, सरफेस इंटीग्रेशन S2 ds। फाई ई इक्वल टू ई ds का समाकलन s प्लस ES प्लस ES। S किसका है, इस वर्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल है। हमने इस बेलनाकार भाग का अनुप्रस्थ काट कितना लिया था S, इसलिए इस वर्त का क्षेत्रफल ऐसी होगा, ये भी ऐसी होगा तो ये भी ऐसी होगा, तो ES प्लस ES इक्वल टू 2ES। ये समीकरण अपनी कितनी हो गई 2 हो गई। समेशन Q क्या है, गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश है। गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश कैसे निकालेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर, परत के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, जिसको क्या कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश सिग्मा है तो S क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश कितना होगा सिग्मा इंटू S, और ये समीकरण कितनी हो गई 3। समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, 1 में फाई ई का मान समीकरण 2 में कितना है 2ES,
समेशन क्यू का मान सिग्मा एस, ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करें तो फाई ई की वैल्यू हो गई 2ES और समेशन क्यू की वैल्यू हो गई सिग्मा एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सॉरी एस से एस कैंसिल हो गया तो ई बराबर क्या आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये समीकरण अपनी कितनी हो गई, 4 हो गई। समीकरण 4 से ये स्पष्ट है कि अचालक प्रत के निकट स्थित बिंदुओं पर, अचालक प्रत के निकट स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r पर निर्भर नहीं करती। अर्थात इसमें दूरी r कहीं पर भी नहीं आया है तो इस दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर नहीं करती। निकट स्थित बिंदु इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जैसे बोर्ड है और बिंदु यहाँ स्थित है तो ये बोर्ड के आकार की तुलना में ये दूरी बहुत कम है और इस बिंदु के सापेक्ष इस बोर्ड का विस्तार है वो अनंत विस्तार होगा। ठीक है, अब सदिश रूप में, सदिश रूप में जैसा कि अपन ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, परत के पृष्ठ के लंबवत होती है और लंबवत होती है तो ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन का मतलब क्या है, नॉर्मल, और नॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलंब, और अभिलंब होता है वो पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। तो जहाँ एन कैप, जहाँ एन कैप परत की लंबवत एकांक सदिश है, परत के लंबवत एकांक सदिश है, ये अपनी समीकरण कितनी होगी, 5 हो गई। ये सदिश रूप हो गया। अब हमें खींचना है इसका ग्राफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा दूरी R के मध्य ग्राफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा दूरी R के मध्य ग्राफ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी स्मॉल r के मध्य ग्राफ। E बराबर अपन ने पढ़ा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r पर निर्भर नहीं करती और r पर निर्भर नहीं करती, इसलिए ग्राफ है वो दूरी अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। और दूरी अक्ष के समांतर होगा तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, E और सिग्मा के बीच ग्राफ खींचा जाए। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व है, सिग्मा का मान 0 होगा तो E का मान 0 होगा। E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है तो सिग्मा का मान 0 होगा तो E का मान भी 0 होगा, और 0 होगा तो ये मूल बिंदु ऊपर आ गया। और फिर जैसे जैसे सिग्मा बढ़ेगा, क्योंकि 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो गया, जैसे जैसे सिग्मा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा और ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा आएगा। इस प्रकार का ग्राफ होगा। चलो ये ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। अब अपन क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। हाँ, दस माइक्रोकुलाम आवेश, 10 माइक्रोकुलाम
आवेश 10 सेमी भुजा वाले वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, वर्ग से पारित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वर्ग से पारित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, चित्र दिया गया है ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये इसका केंद्र है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश स्थित है। ये अपने को चित्र में दे दिया। अब इसके लिए हम एक बंद पृष्ठ घन की कल्पना करते हैं और घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी? 10 सेमी होगी। ये घन बन गया। 10 सेमी भुजा वाला एक घन बन गया जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी सेमी है? 10 सेमी है और 10 माइक्रोकूलाम का जो आवेश है वो इस घन के केंद्र पर स्थित है। इसका मतलब घन में उपस्थित कुल आवेश समेशन क्यू बराबर 10 माइक्रोकूलाम 10 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 कूलाम, 1 गुणा 10 की घात -5 कूलाम। ये हो गया समेशन क्यू। और हमें निकालना है फाई ई निकालने के लिए गाउस नियम के फॉर्मूले हैं। फाई ई बराबर 2 फॉर्मूले हैं। फाई ई बराबर 4 पाई के इंटू समेशन क्यू या समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और फाई ई इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9 और समेशन क्यू की वैल्यू 1 गुणा 10 की घात -5। ये आ गया 9 चौक 36 और 36 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113.04 गुणा 10 की घात प्लस की 9 और माइनस की कितनी 5, तो 10 की घात आ गई 4 प्लस की 4 हो गई। इसके बाद में फाई ई इक्वल टू, अगर इसको 2 अंक इधर खिसकाते हैं तो 1.13 गुणा 10 की घात 6 और विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट इंटू मीटर। घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स 1.13 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट इंटू मीटर हो गया। क्योंकि ये अपने को वर्ग दे रखा था और दिया गया वर्ग है वो घन का एक फलक है और घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। दिया गया वर्ग घन का एक फलक है। चूंकि घन में 6 फलक होते हैं, अतः
प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स बराबर टोटल फ्लक्स में, कुल फ्लक्स में किसका भाग दे दें, 6 का भाग दे दें, और 6 का भाग देते ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और वो आंसर क्या होगा, 1.13 गुणा 10⁶ डिवाइडेड बाई 6 से अपन ने भाग दिया, 1 में भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट आ गया, 11 हो गई, और 11 में 6 का भाग चला गया 1 बार, बच गए 5, 53 हो गए, 53 में 8 बार, फिर 5 बच गए 8 बार, और इंटू 10⁶ हो गया। इसको एक पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो 1.88 इंटू 10⁵ वोल्ट इंटू मीटर। ये दिए गए वर्ग से निर्गत विद्युत फ्लक्स 1.88 गुणा 10⁵ वोल्ट इंटू मीटर इसका आंसर होगा। और कुल फ्लक्स का मान 1.13 गुणा 10⁶ वोल्ट इंटू मीटर होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे